जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बता दिया गया था कि हम लोग एसएससी सीजीएल का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो कोर्स सिलेबस है, वो स्टार्ट करने वाले हैं, पूरी टीम के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ ना सिर्फ आपको इंग्लिश मिलेगी, इंग्लिश के अलावा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, एवरीथिंग आपको सब कुछ मिलने वाला है। सब कुछ मैं अपने अंडर गाइडेंस में चलवाऊंगा और प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को प्रॉपर ऑब्जर्व करूंगा कि कहीं से कोई कमी ना आने पाए। जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझे अगर भरोसा दिलाया है तो हम चाहेंगे कि वो भरोसा आपके पास रहे। उस भरोसे के ऊपर पूरा मैं कायम भी रहूंगा। उसी के सिलसिले में आज ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो आज ये पहली क्लास है जो आपके पास पहुंच रही है, वो इंग्लिश की क्लास आप पहले जा रही है। 12 से 1 इंग्लिश चलती रहेगी रेगुलर बेसिस पे, फिर 1 से 2 रीजनिंग मिलती रहेगी आपको। इसका एक वीडियो भी आएगा, आपको बताया जाएगा उसके बारे में। चलिए आज शुरू करते हैं। इंग्लिश को लेकर एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज हमारा पहला डे है, राइट। पहले दिन हम बहुत कुछ पढ़ने वाले तो नहीं है डियर, लेकिन आखिर इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए वो तरीका अपनाते हैं। क्योंकि पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वास्तव में इंग्लिश को कैसे पढ़ें कि बहुत ढंग से हमको आ जाए, कॉन्सेप्चुअली कैसे आ जाए, रटना ना पड़े, कोई चीज़ याद ना करना पड़े। क्या कभी आपने सोचने का प्रयास किया? इन जनरल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर, ग्रामर के रूल्स को लेकर, ग्रामर के रूल्स एंड एक्सेप्शंस को लेकर पूरे टाइम याद करने का प्रयास करते हैं। मतलब वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं याद करने में, रटने में, फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी उनको चीज़ें याद नहीं हो पा रही। तो आखिर क्या वजह है? क्या इस वजह को छोड़ना पड़ेगा? क्या हम इसको छोड़कर कोई और रास्ता अपना सकते हैं? तो यस, इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है। इनके बिना भी इंग्लिश को सीखा जा सकता है। विदाउट दीज थिंग्स, विदाउट दीज रूल्स एंड एक्सेप्शंस, इंग्लिश कैन बी अंडरस्टूड इन अ वेरी इजी मैनर। इंग्लिश कैन बी लर्नड इन अ वेरी इजी मैनर। इंग्लिश कैन बी स्पोकन इन अ वेरी इजी मैनर विदाउट दीज रूल्स एंड एक्सेप्शंस, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हम आज शुरू करते हैं कि इंग्लिश को सर फिर कैसे पढ़ें। आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम रटे नहीं, चीजों को सीखें। जैसा कि फर्स्ट वीडियो मैंने आपसे वादा किया था कि डियर हम, हमारा जो पूरी टीम होगी, सभी लोगों का एक ही फोकस होगा, लर्निंग डेवलप किया जाएगा। लर्निंग का मतलब रटना नहीं होता, लर्निंग का मतलब सीखना होता है। सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप किया जाए। तो अगर हम बात करें कि इंग्लिश को लेकर कैसे पढ़ना है, सपोज करिए हमें इस लैंग्वेज को आज पढ़ना शुरू करना है। समझना है कि आखिर इंग्लिश को कैसे पढ़ें। अब एक बात बताओ, किसी भाषा के अंदर क्या क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक भाषा के अंदर उसकी अपनी व्याकरण होती है और उसका अपना शब्दकोश होता है। मतलब अगर मैं इन इंग्लिश बोलूं तो इंग्लिश के अंदर 2 चीजें होंगी। एक होगा डियर उसकी अपनी ग्रामर, बोलिए हाँ, और एक होगा उसकी अपनी वोकैब। बात समझ में आए तो हाँ बोला करिए, ठीक। चलिए, इंग्लिश के अंदर 2 चीजें होंगी। इंग्लिश ही नहीं डियर, इस धरती पर जितनी भी भाषा है, हर भाषा के अंदर 2 चीजें होंगी। एक उसकी व्याकरण होगी और एक उसका शब्दकोश होगा। मतलब एक ग्रामर होगी और एक वर्ड पावर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश के ऊपर कमांड चाहता है, इफ अ पर्सन वांट्स अ होल्ड ओवर द लैंग्वेज, क्या करना चाहिए उसको? व्हाट शुड ही डू? करना ये चाहिए कि वो अपनी ग्रामर सुधार ले, वो अपनी वोकैब सुधार ले। इंग्लिश तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। मतलब इंग्लिश उनको आएगी जिनको ग्रामर और वोकैब दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन हो उसको। अच्छा, एक बात और समझिए, मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट मी, अबाउट माय ओपिनियन व्हाट, कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है ना डियर, तो ये गलती मत करिएगा। क्या गलती करना है कि ग्रामर और वोकैब को अलग अलग पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। अलग अलग का मतलब लोग सोचते हैं कि वोकैब बिल्कुल डिफरेंट चीज है और ग्रामर बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा, ये बिल्कुल वैसा जैसा ग्रामर को तुम रिलेट कर लो ये बॉडी है, और वोकैब को रिलेट कर लो ये सोल है। सोल का मतलब भैया आत्मा, बॉडी का मतलब शरीर। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसकी शरीर अलग हो, आत्मा अलग हो, और फिर भी हम उसको इंसान कह रहे हो? असंभव, इम्पॉसिबल। जैसे एक सोल और एक बॉडी जब मिलती है तो एक इंसान बनता है, और वो इंसान को आप दुआ सलाम करते हो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अगर
उस बॉडी से सोल को निकाल दिया जाए, अगर उस बॉडी सोल को निकाल दिया जाए, यकीन मानिए अब वो बॉडी भी किसी काम की नहीं है और अब वो सोल भी किसी काम का नहीं है। अब ना तो आप उस बॉडी को सलाम करोगे ना उस आत्मा को सलाम करोगे, क्योंकि अगर आपने सलाम तो किया और पलट के आत्मा ने सलाम कर दिया या पलट के उस बॉडी डेड बॉडी ने सलाम कर दिया तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई साहब डेड बॉडी बोल कैसे रही। इसका मतलब कि आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ये कंबाइंड फॉर्म में इनकी वैल्यू है। जब तक ये बॉडी और सोल एक साथ काम कर रहे हैं तब तक तो इनकी वैल्यू है। तो वैसे ही ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को ग्रामर बहुत आ रही है, वकैब नहीं आ रही, वकैब आ रही ग्रामर नहीं, ऐसा होता नहीं बेटा। मतलब ये फालतू की चीज़ है, वाहियात चीज़ें। वो एक दो सेक्शन में सिनोनिम एंटोनिम्स को लेकर लोग ऐसा सोच लेते हैं तो उनको लगता है कि सर देखिए सिनोनिम एंटोनिम, उनका मतलब वकैब का सीधा मतलब उनका सिनोनिम एंटोनिम होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वकैब का सीधा मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता भैया। वकैब एक समझ है शब्दों की, शब्दों की समझ का कतई मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं होता। शब्दों की समझ एक अलग चीज होती है, वो हम लोग डे बाय डे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये सर हम कहना क्या चाह रहे हैं और होता क्या है। तो मैंने कहा कि हमें क्या करना है, ग्रामर और वकैब को बेटा एक साथ पढ़ना है। हम जैसे ही कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है, ऐसा कोई शब्द आ रहा है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जानना ही चाहिए, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीज़ों को उसी वक्त वो एक्सप्लेन करेगा और आप भी उन्हीं उन्हीं चीज़ों को उसी वक्त सीखेंगे, समझेंगे कैसे इसको रिलेट करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। राइट। बात करते हैं कि सर ग्रामर को कैसे पढ़ना होता है, वकैब को कैसे पढ़ना होता है। अब जरा समझिएगा, हम बचपन से ग्रामर को हम क्या मानते हैं डियर, अ सेट ऑफ रूल्स। हम ग्रामर को अ सेट ऑफ रूल्स मानते आए हैं, मतलब नियमों का एक संग्रह। और रूल्स ही क्यों, रूल्स के अलावा इसमें और चीजें और होती हैं, रूल्स एंड एक्सेप्शन। हम ग्रामर को एक सेट ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्शन मानते आए हैं। मतलब हमें ही लगता है कि सर अगर ग्रामर सीखनी है तो हमें उसके अंदर बहुत सारे नियम पढ़ने पड़ेंगे और बहुत सारे अपवाद पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको इन चीजों से निजात दिलाने आया हूं। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बिना किसी नियम और बिना किसी अपवाद के। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज आपको पढ़ना है डियर जहां पे हर चीज आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यस सर इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। बस क्या है कि थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। बहुत जो बड़ी बात है वो यही है कि आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे क्या। क्योंकि होता क्या डियर, जब इंसान कई सालों से एक रॉन्ग प्रैक्टिस में होता है, कोई पर्सन अगर किसी एक रॉन्ग प्रैक्टिस में कई सालों से है, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब कोई इंसान किसी एक रॉन्ग प्रैक्टिस में काफ़ी साल गुजार चुका होता है तो सडन अपने आप को चेंज नहीं कर पाता, और यही बदल ना पाना उसके लिए नास्तूर बन जाता है और वो कभी नहीं सीख पाता। ना उसको इंग्लिश कल आ रही थी, ना आज आ रही है और ना फिर आगे आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा डियर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा कि अपने आप को बदलिए, चेंज योर सेल्फ। अगर अपने आप को आप नहीं बदलेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर ढंग से नहीं सीख पाएंगे आप। क्या करना है, इन चीज़ों से बाहर आना है, इन चीज़ों से बाहर आना है। हम एक ऐसे तरीके पे जाएंगे जहां पर इन चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। हम ये नहीं करेंगे कि इंग्लिश में नियम अपवाद होते नहीं, होते होंगे, हमें हमसे मतलब नहीं है। हमें ही देखना है कि हम एक लैंग्वेज को एक ऐसे मोड़ पर लेके आएंगे जहां पर हम इन चीज़ों की ज़रूरत फील ही ना करें, जहां पर हमको लगे ही ना कि हमको इनकी ज़रूरत है या हमको सब पढ़ना है, एकदम ख़त्म करना है। तो बात आएगी सर सीखेंगे कैसे। सीखेंगे बेटा ऐसे, ग्रामर को हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। कैसे वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब कॉन्सेप्चुअली हम इंग्लिश को सीखने का प्रयास करने चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट और रूल में क्या फर्क है, कॉन्सेप्ट और रूल में फर्क ये है कि जो कॉन्सेप्ट होता है ना ये विजिबल होता है, विजिबल होता है मतलब होता हुआ दिखाई पड़ता है। जो रूल्स एंड एक्सेप्शंस होते हैं ना ये इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ये हमें होते हुए दिखाई नहीं पड़ते। मतलब हम ये जान ही नहीं पाते कि ये कैसे हुआ। किसी ने कह दिया कि फलाने के बाद ठिकाने आएगा, फलाने के बाद टू आएगा, इस तरह से आपने बोल दिया। हो सकता है कि आपका सही हो लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका गलत हो, क्योंकि जहां सकता है तो वहां पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि सही और गलत। तो इसलिए ये जो गलतियों की संभावनाएं बनी हुई हैं वो इसलिए क्योंकि आप बातों को मान रहे हो, जान नहीं रहे हो। ओशो एक दार्शनिक हुआ करता था हमारे इस धरती पे। ओशो का कहना था कि
इस धरती के लोग, ज्यादातर लोग, मोस्टली जो मोस्ट ऑफ पीपल हैं, वो क्या करते हैं, वो चीजों को मानने में बिलीव करते हैं, जानने में बिलीव नहीं करते। और यही वजह है कि हम आदमी लोग कभी जल्दी डेवलप नहीं कर पाते। कुछ चंद लोग हैं जो चीजों को जानकर बहुत आगे निकल जाते हैं, इसीलिए सक्सेसफुल लोगों की जो परसेंटेज है बहुत कम है, बहुत कम है। क्यों कम है? वजह वही, क्योंकि जो 95% से ज्यादा मास है, मेजॉरिटी, वो बिलीव करती है मानने में, जानने में नहीं। लेकिन अगर आप जानने में बिलीव करेंगे तो यकीन मानिए आप भी उन्हीं 5% सक्सेसफुल लोगों के बीच में आएंगे, जो 5% लोगों की आज समाज में बड़ी कद्र है। और कद्र इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। वो पैटर्न के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं कि नहीं साहब, मैं अब मानूंगा नहीं, मैं अब जानूंगा। कि आखिर कोई चीज क्यों होती है वो जानेंगे। जब क्यों होती जान जाएंगे तो हम भी कुछ नया लिख पाएंगे, हम भी कुछ नया कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे आप। तो ये बात है। तो ग्रामर में कॉन्सेप्ट सीखना है, और कॉन्सेप्ट इज विजिबल, विजिबल होता है, वो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जब होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो फिर मानने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बिना हमें दिखाए कोई चीज मनवा रहे हैं आप, तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए अब बात करते हैं कि सर ग्रामर को कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, बिल्कुल सही बात, और रूल्स और एक्सेप्शन से नहीं सीखना है। हम लोग इस रास्ते पे कतई नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इस रास्ते पे रहेंगे। अभी कैसे है, कैसे काम करता है, इसके आगे की बात करते हैं। पहले इसके पहले हम वोकैब को भी समझ लें कि वोकैब को कैसे पढ़ना है। ठीक है, आइए वोकैब को कैसे पढ़ना है। हमने ग्रामर समझ लिया कि ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे। हम रूल्स या एक्सेप्शन के तरीके से चीजों को नहीं पढ़ेंगे। फिर बात आएगी सर हम वोकैब को कैसे पढ़ेंगे। तो बेटा वोकैब को ऐसे पढ़ेंगे, वोकैब में पहले क्या क्या टॉपिक है बोलो समझ लो। वोकैब हम किस किस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं, एक बार जरा आप समझने सीखने का प्रयास करें। ऐसे एक तो हो गया बेटा जिसको आप जानते हो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर आपका हो गया इडियम्स, फिर आपका हो गया वन वर्ड्स ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। फिर आपका हो गया फ्रेजल वर्ब, फिर आपका हो गया होमोफोन्स, फिर आपका हो गया कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये जो कुछ वर्ड लिखे गए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, इडियम्स है, वन वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब है, होमोफोन्स है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, इनको हम वोकैब सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। मतलब ये सेक्शंस हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे ना वोकैब नहीं आता, तो बेसिकली वोकैब नहीं आता तो उसको क्या नहीं आ रहा है, हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि साहब उसको सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं आता, उसको इडियम्स नहीं आता, उसको वन वर्ड नहीं आता, उसको फ्रेजल वर्ब नहीं आता, उसको होमोफोन्स नहीं आता, उसको कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं आता, ये चीज़ें नहीं है। अब अगर आपको इन सेक्शंस पे काम करना है तो फिर आपको कुछ चीज़ों को एकदम छोड़ना पड़ेगा, वो वही है रटना। तरीका बदलिए, समझने के ऊपर आइए। अब जैसे क्या है, बच्चा लोग क्या करता है कि वोकैब का सीधा मतलब वो क्या समझता है, केवल सिनोनिम एंटोनिम। उसे लगता है कि वोकैब का मतलब केवल साइनो एंटो है। ऐसा नहीं मेरे भाई, साइनो एंटो एक सेक्शन है केवल, उसके अलावा और भी सेक्शंस है जहाँ से मेजर पोर्शंस आते हैं। क्या क्या देखो जरा, फ्रेजल वर्ब, होमोफोन्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे, यहाँ से मेजर पोर्शंस आते हैं, ये बड़े पोर्शन है वोकैब के। क्या, यहाँ से एक आएगा बेटा क्लोज टेस्ट, क्या आएगा, क्लोज टेस्ट। यहाँ से क्लोज टेस्ट आएगा एक पोर्शन, देखो जरा। दूसरा पोर्शन आएगा बेटा आपका यहाँ पे फिलर्स, फिलर्स, फिलर्स आएंगे। तीसरा पोर्शन आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में, और कभी कभी समटाइम्स आपने देखा होगा कि स्पॉटिंग एरर में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये 4 सेक्शन है जिसमें इन्हीं तीनों से पूछे जाएंगे। मतलब वो फिलर्स का क्वेश्चंस होगा तो वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स का हो सकता है, वोकैब बेस्ड अगर है तो। देखिए फिलर्स के क्वेश्चंस या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस या क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस या एरर के क्वेश्चंस, अगर वोकैब बेस्ड है, मतलब वोकैब के बेसिस पे उनका क्वेश्चंस की फॉर्मेशन की गई है, तो वो वोकैब कौन सी वाली होगी, वो वोकैब या तो फ्रेजल वर्ब होगी जहां सवाल आएगा,
या तो होमोफोन्स होगी या कंफ्यूजिंग वर्ड्स होगी। इनके बेसिस पे ये 4 टॉपिक कवर होते हैं। तुम जरा सोचो, आपने आज तक पूरी जिंदगी अपनी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में बिता दिया, आप सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ते रह गए, आपने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं समझा, आपने होमोफोन्स नहीं समझा, आपने फ्रेजल वर्ब नहीं समझा। मैं इस बात के लिए आपको इस पूरा विश्वास दिलाता हूँ, मतलब मुझे पूरा विश्वास बेसिकली है, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 13 ईयर्स। 13 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं इलाहाबाद शहर में, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे, 100% जानते होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो एक अनुभव डेवलप होता है डियर हर व्यक्ति के अंदर। 13 साल कम नहीं होता है, 13 साल एक लंबा टाइम होता है। मैंने कहा कि इंसान जब थोड़ा अनुभवी होता है ना, तो उसे बच्चों को देखकर एक स्ट्रैटेजी का पता लग जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी का होगा। मैंने अपने टीचिंग करियर में ऑफलाइन क्लासेस के अंदर या ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कभी भी ये नहीं देखा कि कोई बच्चा ये बोले आके कि सर मुझे ना फ्रेजल वर्ब याद है। मैं कहता हूँ भाई 2-3 ही सुना दो, मत बताओ कि हाँ सर मुझे 15, 20, 25 याद है। 2-3 फ्रेजल वर्ब भी अगर आपको याद हो तो मुझे आप बता दीजिए। लेकिन मानिए एक सिंगल बच्चा आज तक के टीचिंग करियर में मुझे नहीं मिला जो ये बोल पाए मेरी क्लास के अंदर कि यस सर मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, मैं खड़े होकर 2-3 फ्रेजल वर्ब या बोर्ड पे आके लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। आज तक नहीं मिला। सिनोनिम एंटोनिम की बात करोगे तो सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको 2, 4, 5 वर्ड, 10 वर्ड, 20 वर्ड लिख देंगे, उनको याद रहता है। आपको भी याद होगा, नो डाउट, मुझे पता है। लेकिन आपको क्या नहीं याद होगा? आपको फ्रेजल वर्ब नहीं पता होगा, आपको होमोफोन्स नहीं याद होगा, आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं याद होगा, क्योंकि इसके ऊपर इन जनरल कहीं पर बहुत ज्यादा फोकस किया नहीं जाता, या लड़का करता नहीं। दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है टीचर भी ना कर रहा हो सकता है लड़का भी ना कर रहा हो। तो ये जो दिक्कतें आती हैं, इसीलिए आपने अमूमन ये इन जनरल देखा होगा, क्या देखा होगा कि बच्चों की 2-3 चीजें बड़ी वीक रहती हैं। क्या क्या? एक पोर्शन होता है डियर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, और एक पोर्शन होता है क्लोज टेस्ट का। ये दोनों पोर्शन बच्चों के कमजोर रहते हैं। उसकी कमजोरी की वजह वही है, उसने चीजों को रटा है। देखो ग्रामर में क्या रटा? नियम और अपवाद। वोकैब में क्या रटा? वर्डों की मीनिंग। इससे ना तो आरसी कर पाओगे और ना क्लोज टेस्ट कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। वजह वही, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट अबाउट योर मगिंग अप द रूल्स एंड एक्सेप्शंस। इंग्लिश इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ओवर द लैंग्वेज। मतलब आप भाषा के ऊपर आपकी समझ क्या है, इस बात के ऊपर ये सवाल बेस्ड होते हैं कि आप कर पाएंगे क्या। अब क्लोज टेस्ट के अंदर जो फिलर करने हैं वो तब समझ पाएंगे जब लिखे गए सेंटेंस का मतलब पता हो। हमको लिखे गए सेंटेंस का मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, वो कोई आपको नियम नहीं बताएगा, वो अपवाद का काम नहीं कि आपको समझा देगा, वो आपको भाषा के ऊपर समझ डेवलप करनी पड़ती है। तो आपको सोचना है डियर कि आखिर हम इन टॉपिक्स को लोड दें कि ना दें, क्योंकि आपको पता है कि क्लोज टेस्ट इतना बड़ा मार्क्स होता है आपके एग्जाम्स में, फिलर्स इतने बड़े मार्क्स दे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके अच्छे खासे मार्क्स देते हैं, एक आध सवाल एरर में भी आ ही जाता है। तो तुम बताओ ये वाले पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो बोलूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन हमने आज तक इनको अंडर एस्टिमेट किया है। बेसिकली पढ़ाई नहीं, अंडर एस्टिमेट छोड़ दो, पढ़ाई नहीं ढंग से। हम सारा दिमाग कहाँ लगाते रहे? सिनोनिम एंटोनिम्स पे, वहां से हटा तो इडियम से, वहां से हटा तो वन वर्ड पे, बस इसी पर रह गए। लेकिन हम अपने आप को ब्रॉड नहीं कर पाए। चलिए हम बताते हैं कैसे करना होता है इनको। ये जो इडियम्स है, वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, इनको हम कैसे सीखेंगे? वोकैब को पढ़ने के 2 रास्ते हैं बेटा। हम इन 2 तरीकों से वोकैब को पढ़ने का, सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे? देखो, मैंने कहा वोकैब को हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे डियर बाय यूजिंग रूट मेथड। रूट मेथड एक मेथड होता है जिसका नाम है रूट मेथड। रूट मेथड के बेसिस पे हम लोग वोकैब को सीखने का प्रयास करेंगे। रूट क्या होता है? रूट के बेसिस पे वोकैब को सीखना आसान इसलिए होता है क्योंकि रूट मेथड एक साइंस है। वर्ड्स को सीखने की रियल साइंस, ओरिजिनल साइंस रूट मेथड ही है। क्या कहती है? रूट का मतलब जिस रूट से मिल के कोई शब्द बना है, उस रूट के ऊपर जितने वर्ड बने होंगे सब आप सीख जाएंगे। मतलब एक बार एक रूट पकड़ो, अब उस रूट के ऊपर जितने वर्ड बने होंगे ऑटोमेटिकली आपकी गोद में आ जाएंगे। आपको अलग अलग वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए एक रूट पे अगर जो पॉपुलर वर्ड जो एग्जाम पूछे जाते हैं,
सपोज 8 वर्ड हैं, एक ही रूट पे है, तो एक रूट पकड़ लिया तो 8 वर्ड आपके साथ एक बारगी आ गए। अब वो ता उमर नहीं भूलेंगे, ता उमर। रूट की अपनी कुछ खासियत होती है, इसलिए रूट जहां जहां शब्द को हम रूट वाइज पढ़ सकते हैं, जिन जगह पे शब्दों को रूट से पढ़ा जा सकता है, तो मेरा मानना होता है स्टूडेंट्स को रूट से पढ़ना चाहिए। रूट एक ओरिजिनल मेथड है, बहुत ही ऑथेंटिक मेथड होता है। सीखने की रियल जो लर्निंग है वहीं से डेवलप होती है। वर्ड्स की पूरी साइंस वहीं से डेवलप होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है डियर, जहाँ पे शब्दों के अंदर जो रूट शामिल किए गए हैं, इन्वॉल्व किए गए हैं, उनको बाइफरकेट करना संभव नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल टू बाइफरकेट द वर्ड इजिली फॉर द स्टूडेंट्स समटाइम्स। तो क्या होता है कि मैं उन जगहों के लिए जहां पर लगे कि सर मैं किसी वर्ड्स को बाइफरकेट नहीं कर पा रहा हूं, बाइफरकेट का मतलब समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक वर्ड कहा एथीस्ट, ये एक वर्ड है एथीस्ट। हमने कहा कि एथीस्ट को अगर हम बाइफरकेट करें, ब्रेक करें, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए प्लस थीस्ट में, या इसको हम और ब्रेक करें तो ये ब्रेक हो जाएगा THEI में, और ये हो जाएगा IST में। ये इसके बाइफरकेशन है, हमने इसको बाइफरकेट इजिली कर लिया क्योंकि ऐसे लिखे गए हैं ये। तो THEI का मतलब होता है गॉड या रिलीजन, एक ऐसा आदमी जो गॉड या रिलीजन पे बिलीव करता हो। IST का मतलब होता है कोई पर्सन, क्या होता है कोई पर्सन। IST हम जब भी लगाते हैं किसी शब्द के आगे, वो किसी पर्सन को डिनोट करता है। जैसे मैंने कहा साइंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, तो जब भी हम आगे IST लगाते हैं ना, वो किसी पर्सन को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ए का मतलब क्या होता है, ए हमेशा उस मीनिंग को उल्टा करता है। तो देखो इसकी मीनिंग क्या थी, एक ऐसा आदमी, IST का मतलब एक आदमी जो किसी ईश्वर या धर्म पे विश्वास करता हो, उसको बोलते हैं थीस्ट। लेकिन उसके पहले क्या लगा दिया आपने ए, तो ए क्या करेगा, मीनिंग को उल्टा करेगा। मतलब एक ऐसा आदमी जो किसी ईश्वर धर्म पे विश्वास नहीं करता, एथीस्ट आदमी, नास्तिक आदमी। तो ये बाइफरकेशन बड़ा इजिली हो गया। तो मैं कह रहा हूं कि जहां पर चीजें बाइफरकेट हो जा रही हैं, आप चुपचाप वहां पे रूट मेथड लगा के शब्दों को समझ लीजिए, और ता उमर नहीं भूलेंगे, सब पढ़ाया जाएगा, प्रधानमंत्री पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर जहां पर आपको लगे कि सर हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां बाइफरकेट आप नहीं कर पाते डियर, तो वहां के लिए क्या काम किया करिए, बाय यूजिंग निमोनिक्स, बाय यूजिंग निमोनिक्स मेथड। अगर लगे कि हम चीजों को बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, उन जगह पे आप क्या काम करिए कि आप निमोनिक्स मेथड यूज करिए। निमोनिक्स के बेसिस पे आप शब्दों को पढ़ सकते हैं। निमोनिक्स एक आज की मार्केट में न्यू ट्रेंड है, हालांकि ट्रेंड बहुत पुराना था, बट अभी बहुत ट्रेंड में आ गया यूट्यूब के आने से, और लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने समझने से परहेज होता है। तो वो चाहते हैं कि बस 5 मिनट में हमको रटा के बगल कर दिया जाए। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये। जो लोग वर्ड्स को रट कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, इतना खतरनाक है तुम सोच नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप वो रटना केवल एक टारगेट क्लिक कर रहे हो कि यस सर हमारे एग्जाम में ये सिनोनिम का सेक्शन आता है, इसका अगर हम 2-2 सवाल बना ले गए रट के, हमने 5 मिनट में आपको 50 वर्ड रटवा दिया और वो फंस भी गए, फंस जा रहे हैं बेसिकली, ऐसे वर्ड्स ही फंसने एग्जाम्स में, तो ये 2 सवाल तक के लिए सही है। चलो ठीक है, 2-3 सवाल मेरे एग्जाम में आएंगे सिनोनिम के, हम कर ले जाएंगे। लेकिन आप ये सोचेंगे चीज़ों को रट के टेक्निक के माध्यम से हम इंग्लिश की समझ डेवलप कर रहे हैं, तो फिर ये तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं। ना तो कभी आप इंग्लिश में कुछ लिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश एक भाषा है, भाषा लिखने से ज़्यादा बोली और समझी जाती है। कोई आपके सामने बोलेगा तो आप समझेंगे, या आपको किसी को बोलना पड़ेगा। लिखेंगे बहुत कम। हिंदी देख लीजिए, हिंदी आप दिन भर में 1-8 पेज भी नहीं लिखते होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ 1 पेज भी आप हिंदी लिखते नहीं होंगे, लेकिन हिंदी दिन भर बोलते हैं और दिन भर समझते हैं। इसीलिए भाषा को जब आप सीखिए ना, तो अपने लाइफ में उसको उतारिए। भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट रीजनिंग, इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज नॉट GS। इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, रादर देन राइटिंग, लिखने के बजाय, राइट। तो मैंने कहा वोकैब को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे बेटा, बाय यूजिंग निमोनिक्स एंड बाय यूजिंग रूट। जहां रूट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए, चीजों को ब्रेक करना, बाइफरकेट करना, तो वहां पे आप किसके साथ जाइए, निमोनिक्स के साथ जाइए, राइट।
अब जैसे आपको मैंने रूट दिखाया कि रूट से कैसे पढ़ते हैं, दिखाया मैंने, बाइफरकेट कर लीजिए। निमोनिक्स कैसे पढ़ते हैं वो समझ लो जरा। निमोनिक्स क्या होता है डियर, ये मेमोरी बेस्ड होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होती, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होती, इसमें सिर्फ ये होता है कि मेमोरी बेस्ड, आपको केवल चीजों को रिलेट करके चीजों को याद करना रहता है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल थोड़ा समझिए कैसे निमोनिक्स से याद करते हैं। मैंने एक वर्ड बोला बेटा, एक्सटरपेट, एक्सटरपेट। ये वर्ड सपोज करिए आज आपने पहली बार देखा, और EXTIRPAT, और आपको इसका जो मीनिंग था वो पता नहीं था। सपोज करिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी वीडियो देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ सर मुझे ये वर्ड की मीनिंग पता नहीं थी। अब इसको अगर याद करना है तो क्या करें कि याद हो जाए, कैसे पढ़ें कि याद हो जाए। तो मैंने कहा कि इस वर्ड को आप रूट मेथड से ना पढ़ करके आप इसको निमोनिक से पढ़ लीजिए। कैसे, देखिए इसको बाइफरकेट करना मुश्किल है तो एक काम करते हैं, इसको रूट से पढ़ते हैं, सॉरी निमोनिक से पढ़ते हैं। एक्सटरपेट को अगर आप 2-3 बार बोलेंगे, प्रोनाउंस करिए, इसका जब प्रोनाउंसिएशन आप देखेंगे एक्सटरपेट एक्सटरपेट एक्सटरपेट, तो बार बार जब बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जुबान से एक वर्ड आएगा एक्स्ट्रापेट एक्स्ट्रापेट एक्स्ट्रापेट। देखिए फिर से बोलिए, एक्सटरपेट एक्स्ट्रापेट एक्सटरपेट एक्स्ट्रापेट एक्सटरपेट एक्स्ट्रापेट, एक साउंड आएगा एक्स्ट्रापेट का आएगा। एक्स्ट्रापेट, अब एक आदमी इमेजिन करो जिसका जो पेट है, पेट वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया हो, ज्यादा हो गया हो। तुम जरा सोचो, अगर किसी बच्चे का पेट एक्स्ट्रा हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो पेट को क्या करेगा वो, कम करेगा, कम करेगा। एक्स्ट्रा पेट का मतलब पेट को कम करेगा, तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब पेट को कम करेगा। जो आदमी का पेट, जिस जिस आदमी का पेट एक्स्ट्रा रहेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ हर वो आदमी पेट को क्या करेगा बेटा, पेट को कम करेगा। अगर पेट को कम करेगा तो एक्स्ट्रा पेट का मतलब ही होता है बेटा कोई चीज कम करना, दैट मीन्स कोई चीज रिड्यूस करना या डिक्रीज करना। कम करने को जितनी भाषा में तुम बोल सकते हो सब इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे, यही सिनोनिम्स हो गया। अब कम करने की जितनी मीनिंग आप जानते हो, एक आप मीनिंग और लिख लो, हमने कहा मिनिमाइज करना, जितनी मीनिंग आप जानते हैं कम करना की, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, मिनिमाइज करना, कर्टेल करना, और तमाम वर्ड इसके सिनोनिम्स बनते चले जाएंगे। बस आप ये समझिए सिनोनिम्स नहीं पढ़ना है, पढ़ना बस ये था कि हम पहले शब्दों को समझे, याद कैसे करना है। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा पेट तो एक्स्ट्रा पेट, तो एक्स्ट्रा पेट वाला आदमी क्या करेगा, पेट को कम करेगा। तो कम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हो, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, मिनिमाइज करना, कर्टेल करना, बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो आप। तो ये एक्स्ट्रा पेट अब ता उम्र आपको नहीं भूलेगा कि एक्स्ट्रा पेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। ये है निमोनिक्स, और पहले वाला था आपका रूट मेथड। तो मैंने आपको सिखाने का प्रयास किया कि आखिर हम वकैब को किस तरीके से डील करने वाले हैं। वास्तव में वकैब एक साइंस है, उसकी अलग क्लास है, अलग कला है पढ़ने की। बस आप थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य लाएं और पेशेंस के साथ हमारे चैनल पे लाइव रहा करें। अभी तो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही हैं, आगे चलकर हम लोग क्लास को लाइव करेंगे प्रॉपर, जैसे ही हमारा यूट्यूब परमिशन दे देगा। हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हम आपके साथ लाइव सेशन में जुड़ें, और लाइव में जब बच्चा कमेंट करेगा और उसको लगेगा हाँ सर वास्तव में जैसा आप पढ़ा रहे हैं वैसा हमने आज तक चीज़ों को समझने सीखने का प्रयास, इतनी आत्मीयता से कोई जुड़ाव नहीं डेवलप कर पाया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी आत्मीयता के साथ वो जुड़ाव डेवलप होगा। बस अपने आप को धैर्य के साथ आप बनाए रखें, यहाँ पे चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए ये हो गया ग्रामर की बात, वकैब की बात कि ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, वकैब कैसे पढ़ेंगे, रूट से पढ़ेंगे और निमोनिक से पढ़ेंगे। सब डील समझ में आ गया, कैसे कैसे वकैब में कौन कौन सेक्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे क्या होंगे, तो ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि आखिर इंग्लिश के अंदर जो हमको समझना सीखना है वो क्या सिलेबस है, वो समझ लीजिए पहले आप। वकैब का सिलेबस दिखाई दिया आपको, एक बार आप ग्रामर के सिलेबस को भी देखें कि ग्रामर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वकैब के अंदर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोनों बातें मैंने डिस्कस कर दिया कि वकैब में कौन कौन से चैप्टर डील करने हैं और उन चैप्टर्स को डील कैसे करना है वो भी समझ में आ गया, मेथड क्या होगा। आइए ग्रामर के ऊपर सिलेबस देख ली बार ओवरव्यू करें कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, मतलब हमारा सीक्वेंस क्या होगा पढ़ाने का चैप्टर को। ग्रामर की बात करें बेटा तो ग्रामर का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम क्या पढ़ेंगे,
एक्चुअल में मैं ये चैप्टर जानबूझ के पढ़ाता हूँ, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं, ये मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। वो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, हालाँकि आपको भी ऐसा लगता होगा मेरे ख्याल से, कि जो बच्चा आज एसएससी सीजीएल की तैयारी करने जा रहा है, मोस्टली उसमें ऐसे लड़के होंगे, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी होगी जो बिलॉन्ग करती होगी विलेजेस से, रिमोट एरिया से। अगर वो गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है गाँव के बच्चों की एक चीज़ तो हमेशा कमज़ोर रही है, वो क्या है? अंग्रेजी भाषा। हाँ, गाँव के बच्चों की मैथ्स और रीज़निंग ठीक-ठाक रहती है, क्योंकि गणित के मास्टर गाँव में एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं, एक से बढ़कर एक गणित के मास्टर मिल जाते हैं। जिससे गाँव के बच्चे भी ढंग की मैथ सीख लेते हैं, ढंग की रीज़निंग सीख लेते हैं, जिसको गणित आती है, रीज़निंग तो आती है। लेकिन डियर, एक कमी रह गई गाँव में, कि गाँव में अंग्रेजी के मास्टर खोजे नहीं मिलते। मतलब पूरे गाँव में ऐसा होगा कि गणित की 10 कोचिंग होगी, तो अंग्रेजी की 2 कोचिंग होगी और 2 के दोनों चौपट होंगे। ऐसा आपने भी देखा होगा, आपके गाँव में भी होगा। इसलिए बच्चा आके कहता है क्लास में कि सर क्या करें सर, आप इतना डाँट रहे हैं, हमारे गाँव में पढ़ाई नहीं किया, मैं क्या करूँ? मेरे कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, मैं क्या करूँ? मेरा मास्टर नहीं पढ़ाया, मैं क्या करूँ? मतलब बच्चा ब्लेम करता है अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, और वजह एक ही है, वो कह रहा है कि सर हमारे गाँव में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने वालों की इस तरीके से, जो बिना नियम कानून की चीज़ों को सिखा पाएँ, ऐसा करने वाला सर कोई था नहीं। मैं पहले बच्चों को बहुत डाँटा करता था, लेकिन अभी मुझे ये एहसास होता है, मैं भी कई गाँव विज़िट किया, ऐसे ही स्टूडेंट से मिलने का हमारा शौक रहता है। मैं जब भी खाली होता हूँ तो मैं अलग-अलग गाँव में अपने जो भी हमारे बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि वहाँ पे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करो और वहाँ के लोगों को बुलाओ। वहाँ के ऐसे लोगों को बुलाओ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश की फ़ील्ड में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उन लोगों को वहाँ एकत्रित करो, इकट्ठा करो और मैं वहाँ पे आऊँगा और बढ़िया चाय-पानी किया जाएगा, बैठ के बात की जाएगी। तो मैं जब कई सारे गाँव में जाने लग गया और बात करने लग गया, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, वास्तव में मैं लड़कों को फालतू में डाँटा करता था कि तुम लोग नालायकीपन करते हो। हकीकत यही है कि गाँव में इंग्लिश पढ़ाने वालों की बहुत कमी है। मतलब हैं तो 1 आध 2 टीचर, लेकिन सो कॉल्ड टीचर वो इस लेवल पे नहीं है कि वो इंग्लिश को सिखा पाएँ। वो खुद बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि उनको भी इंग्लिश पढ़ाने का तरीका नहीं पता। वो वही सन 70 के तरीके से पढ़ा रहे हैं, ता है, रहा है, चुका है, ना मतलब इस तरह की बदतमीज़ियाँ सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो आप पढ़कर कभी नहीं सीख पाएँगे। तो आपको समझना है डियर, कि हम अगर इंग्लिश को चाहते हैं सीखना, तो हमें पहले इंग्लिश ही नहीं, तुम सोचो, अगर तुम्हें वकीली एडवोकेसी की पढ़ाई करनी है, तो आपको लगता नहीं है कि वकील की अपनी बेसिक्स होंगे जो सीखने पड़ेंगे पहले, कि बेसिक्स ऑफ एडवोकेसी, वकीली भाषा के क्या-क्या बेसिक्स हैं, पहले उसको समझिए, जानिए। हर फील्ड के अपने बेसिक्स टर्मिनोलॉजी होते हैं, बेसिक्स टर्म्स होते हैं, उनको सीखना पड़ता है। जब तक आप उनको नहीं सीखेंगे, तब तक आप उस क्षेत्र के अंदर इंटर नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो इकोनॉमिक्स के अपने कुछ पहले बेसिक्स होंगे, कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन रेट, ना, व्हाट इज़ जीडीपी, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, सीखने पड़ेंगे पहले। तो वैसे ही आप अगर इंग्लिश को चाहते हैं सीखना, ग्रामर को, तो इंग्लिश ग्रामर के अपने कुछ बेसिक्स हैं, अगर आप वो नहीं जानते रहेंगे, यकीन मानिए फिर आप नहीं सीख पाएंगे। तो हमें समझना है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ये लमसम मैं पढ़ाता हूँ डियर, कम से कम 15 दिन। 15 दिन में सिखाने का प्रयास करता हूँ, ताकि बच्चा हमारा कितने भी गांव से बिलोंग करता हो, कभी क्लास ना लिया हो अंग्रेजी की, मतलब अंग्रेजी में केवल उसको ABCDEF पता है, ए से लेके जेड तक की सारी बातें उसको पता है, इसके अलावा नहीं पता। इतने से भी मैं उसको उठा लूंगा और उसको वास्तव में लगेगा कि सर आज ये एहसास करा दिया आपने, इंग्लिश तो नहीं आई, लेकिन आप ये बोलेंगे, दावा ठोक कर बोलेंगे, यस सर आज एहसास हो गया कि इंग्लिश तो मैं भी सीख लूंगा। क्योंकि हम वहां से उठाएंगे जहां से वास्तव में इंग्लिश को स्टार्ट किया जाता है। अब बच्चा स्कूल गया हो ना गया हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरी क्लास में बच्चा चाहे कक्षा 5 का बैठा हो, और चाहे कक्षा 15 का बैठा हो, और चाहे कक्षा 25 का बैठा हो, मतलब वो BA MA PhD सब करके बैठा हो, या वो कुछ ना किया हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमारे सब बराबर है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो तुम में से किसी को नहीं पता है। अगर पता भी होगा तो बहुत ऊपर ऊपर आपके पास ज्ञान होगा। अब वो ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस ज्ञान के बेसिस पे इतने कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि ये बोल पाओ यस सर मुझे इंग्लिश आ रही है और मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है डियर? 45 क्वेश्चन CGL में क्रैक करने हैं, और 45 में आपको 44 तक पहुंचना है। 45 में से 44 सवाल सही करके आने, अटेम्प्ट नहीं करना है।
इस गलत फहमी मत रहिएगा कि मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं 45 में से 44 सही करने की बात कर रहा हूँ। और 45 में से 44 तभी सही हो पाएगा जब एक स्ट्रेटेजी और एक प्लानिंग के तहत काम। जब तक उस स्ट्रेटजी और प्लानिंग के तहत काम नहीं करेंगे तब तक कुछ मजा नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या वो समझ लो। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं समझाता हूँ आपको। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, preposition, conjunction and interjection। ध्यान रखिएगा, हम आखिर इसके अंदर एक बात और पढ़ेंगे, आर्टिकल। ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में। आपको लगेगा अरे सर आप तो बेसिक में पूरी अंग्रेजी पढ़ा दिए ना भाई, आप गलत समझ लिए। हमने पूरी अंग्रेजी लिख तो दिया है, ये अंग्रेजी का कंप्लीट सिलेबस है। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस इसके बाहर होता नहीं, यही है सब कुछ। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ केवल ये देखेंगे डियर, इन शब्दों के परिभाषा क्या है और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। मतलब किसको नाउन बोलते हैं और नाउन हम देखते ही पहचान जाए, किसको प्रोनाउन बोलते हैं और हम प्रोनाउन देखते ही पहचान जाए, किसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं और हम एडजेक्टिव देखते ही पहचान जाए। मतलब हमें सेंटेंस में लिखे गए शब्दों पे ये डिफ्रेंशिएट करना है, देखकर आइडेंटिफाई करना है कि लिखा गया शब्द पहले तो क्या है, वो नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि कंजंक्शन है, क्या है। इसके लिए क्या है, इसके लिए ये क्लास दी जाती है ताकि आप पहचानना सीखें। जैसे मान लो मैं अभी इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपके सामने ये क्या दिख रहा है बेटा, डिजिटल बोर्ड दिख रहा है जिसपे हम पढ़ा रहे हैं। ये डिजिटल मार्कर हो गई आपके प्रकार से। ये पोडियम पर जिसपे मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, राइट, हाथ रख के। ये मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है। तो इस कमरे में रखी हुई हर चीज का अपना एक नाम है कि नहीं। मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, यस बिल्कुल नाम है। अगर नाम है बेटा, तुम जरा सोच के बताओ कि अगर नाम है तो पहचान पाए तब तो नाम जान पाए, अगर पहचान ही नहीं पाओगे तो नाम जान भी नहीं पाओगे। ऐसे ही अंग्रेजी में सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंदर शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स के भी अपने कुछ नाम होंगे। वो नाम आप कब बोल पाएंगे, आप तब बोल पाएंगे जब जान पाएंगे हाँ सर ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। कैसे पता लगेगा नाउन है, नाउन की परिभाषा बताएगी, नाउन की डेफिनेशन बताएगी, तो आप क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब तक नाउन की डेफिनेशन आप जानेंगे नहीं तब तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे आप। तो हम इन चैप्टर्स में क्या करेंगे, 15 दिन के अंदर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज वर्ब। पहले अभी जाने, तो ये जानेंगे नहीं तो मजा आएगा नहीं। तो इस बात का ख्याल रखना डियर कि कैसे हमको पढ़ना। आइए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। पहला सब चैप्टर हो गया। सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो कोर्स सिलेबस स्टार्ट होगा। वो जो बेसिक्स था, मैं काम करता हूँ इस बेसिक्स को कोई चैप्टर का नाम नहीं देता हूँ, इस बेसिक्स को बस अलग से डील करेंगे। चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, जो आपके सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहले चैप्टर से, एंड दैट इज टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंस ये आपका इंग्लिश का पहला चैप्टर होगा जहां से हम इंग्लिश को शुरू करेंगे। मतलब टेंस चैप्टर से आपका सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। हम नाउन प्रोनाउन से आपके चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहला चैप्टर क्या लेंगे, टाइम एंड टेंस। जो इसके पहले वाला पार्ट था ये केवल डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन था, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट है कि शुरू करने से पहले 2-3 पेज आप पहले पढ़ लीजिए ताकि आप आगे की बात को समझ पाए, राइट। हम इंग्लिश का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करेंगे। फिर आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बेटा कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। फिर हम बात करेंगे आपके सामने नॉन फाइनाइट्स,
नॉन फाइनाइट्स। फिर हम बात करेंगे आपके सामने क्लॉज एनालिसिस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपके सामने कंजंक्शंस। फिर हम बात करेंगे आपके सामने वॉइस। फिर हम बात करेंगे नरेशन। फिर हम बात करेंगे आपके सामने नाउन। फिर हम बात करेंगे प्रोनाउन। फिर हम बात करेंगे एडजेक्टिव। फिर हम बात करेंगे एडवर्ब। फिर हम बात करेंगे प्रेपोजिशन। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग। फिर हम बात करेंगे लिंकिंग वर्ब। फिर हम बात करेंगे मॉडल। क्या बचा भाई? ऑलमोस्ट कवर। फिर हम बात करेंगे आपके रीडिंग सेक्शन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और फिर हम बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक ब्रॉड चैप्टर्स हैं। इनके अंदर कुछ सब टॉपिक भी है, ये मैंने ओरल टॉपिक लिखा है, इनके अंदर अपने कुछ सब टॉपिक भी है जिसको हमको देखना समझना है। तो ये चैप्टर्स हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है इनको करने से पहले आपकी समझ पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के ऊपर इस कदर होनी चाहिए कि ताकि आप चीज़ों को हम जिस लहजे में आपके सामने पेश करने वाले हैं आप उस तरीके के लिए पहले परिपक्व हो जाएं, यूज्ड टू हो जाएं, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, हम कुछ दे पाएंगे, तभी आपको भी अच्छा लगेगा, आप कुछ ले पाएंगे। आशा करता हूं कि आज हमने आपकी क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक माहौल सेट करने का प्रयास किया है कि हम एसएससी सीजीएल जो आपका ड्रीम है, वो मेरा भी ड्रीम है कि आप वहां तक जाएं, क्योंकि आप वहां तक जाएंगे तो इस नाचीज का नाम आगे जाएगा। तो हमें भी आगे जाना है, लेकिन हमारा आगे जाना आपके आगे जाने के ऊपर निर्भर करता है। आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू, राइट। तो इसलिए आपको इंग्लिश को बिल्कुल भी अपने तरीके से नहीं पढ़ना है, जैसे आप पढ़ते आए तैसे हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूँ आपको मैं, इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। जब भी वीडियो ये भी आप देखेंगे तो वीडियो के अंत में आप एक कमेंट जरूर छोड़ेंगे अगर आपके मन में ऐसा कुछ है कि सर, सपोज करिए से बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे जो पहले से इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो अपने कुछ ओपिनियन दे सकते हैं कि ये सर हम चाहते हैं इसमें ये बदलाव भी किए जाएं और इस तरीके से चीज़ों को ऐड ऑन किया जाए। तो मैं ज़रूर आपके उस ओपिनियन को रेस्पेक्ट करूंगा। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि हमसे आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। अगर हमसे ऐसा कुछ चाहते हैं जो हम दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो उस कमेंट बॉक्स में हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है। मैंने बहुत ही डिटेल में आपके साथ चर्चा किया है, उस डिटेल चर्चा का रिजल्ट यही है कि आप कमेंट बॉक्स में क्या मेंशन करते हैं वहां से हमको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल से क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हमने आपको पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया है कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो कल से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को स्टार्ट करने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमको कैसे डील करना है, ठीक है भैया। चलिए तब तक मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।